अभी 2-4 महीनों से लोग लॉकडाउन में हैं तो परेशान हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है। और पिछले कितने ही सालों से बिहार के ज्यादातर जिलों में हर साल लोग 2 से 3 महीनों का लॉकडाउन झेलते हैं। लेकिन वो किसी वायरस से बचने के लिए नहीं होता है, वो किसी बीमारी से बचने के लिए नहीं होता है, वो होता है हर साल बिहार में आए हुए बाढ़ के कारण। क्यों बिहार में ऐसा हर साल होता है? क्यों हर साल बिहार में लाखों लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ता है? क्यों गवर्नमेंट इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालती है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, बिहार के इस बड़े से टॉपिक के बारे में। और साथ में हम लोग देखेंगे कि इसके मेन रीजंस क्या है, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए एंड वो क्या करती है। तो फिर आप वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको भी समझ आएगा कि बिहार में हर साल फ्लड क्यों आता है और क्या कमी है यहाँ पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्यूरियस ह्यूमन। आज की टॉपिक थोड़ी अलग है। आज की टॉपिक उस चीज़ पे है जिस पे ज़्यादातर लोग बात करना नहीं चाहते। बात करते भी हैं तो किसी बड़ी सिटी के लिए, किसी दूसरे स्टेट के लिए, जब वहाँ बाढ़ आती है। लेकिन जब बिहार में बाढ़ आती है तो बहुत कम ही लोग होते हैं कि इस पे बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में ना तो टीआरपी है, ना ही किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है, ना ही इस टॉपिक से आप पॉलिटिकल एजेंडा बना के वोट पा सकते हैं। इस टॉपिक पे वही लोग बात करते हैं जिनका इसमें इंटरेस्ट हो या फिर डायरेक्टली इफेक्टेड हो। अब डायरेक्टली इफेक्टेड लोग कौन है? तो वो है बाढ़ पीड़ित लोग। बाढ़ पीड़ित लोग, बिहार की 76% जो पॉपुलेशन है वो फ्लड प्रोन एरिया में आती है, वो बाढ़ से ग्रस्त होते हैं। और हर साल बिहार में ऑन एन एवरेज बाढ़ से 300 लोग मारे जाते हैं। ये तो है ऑफिशियल डेटा। अनऑफिशियल तो हमें पता भी नहीं कि कितने लोग मरते हैं। कितने ही लाख लोग डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके बसते हैं, फिर अगले साल उनके साथ कुछ होता है, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाके बसते हैं। तो मैं आपको फ्लड का रीज़न और फ्लड का प्रोबेबल सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, बिहार में 76% लोग बाढ़ पीड़ित इलाके में रहते हैं। और बिहार में बाढ़ की समस्या कोई आज या कल की नहीं है, ये समस्या दशकों से चलती आ रही है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन बिहार वैसा का वैसा ही रहता है। हर साल फ्लड आती ही रहती है। इसका एक लॉजिकल रीज़न है बिहार का डेमोग्राफी। अगर हम बिहार को देखें तो बिहार एक साइड से झारखंड से घिरा हुआ है, एक साइड से यूपी से और एक साइड से नेपाल से। नेपाल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं और उधर से नदियाँ आती है जो बहुत ही तेज़ गति से आती है और साथ में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लेके आती है। नीचे हमारा झारखंड है, झारखंड भी हिली एरिया है, उधर से जो भी नदियाँ निकलती है वो भी बिहार में आके गंगा में मिलती है। यूपी में भी अब देखते हैं कि यूपी से गंगा होते हुए बिहार में आती है और बिहार को 2 भाग में डिवाइड करती है। तो ये थी एक डेमोग्राफिक कंडीशन कि बिहार कैसा बना हुआ है। बिहार एक प्लेन एरिया में बना हुआ है, बिहार में ज़्यादातर समतल जमीन है। तो इस कारण से जो भी ऊंचे एरिया से नदियाँ आती है और बिहार में आके गिरती है या फिर बिहार से होते हुए जाती है, वो बिहार को फ्लड प्रोन एरिया बनाती है और जिस कारण से बिहार में बाढ़ आता है। जो नदियाँ बिहार को फ्लड प्रोन बनाती हैं उनमें ज़्यादातर नेपाल से आती हैं, जैसे गंडक, कमला, बागमती, कोसी, ये चारों नेपाल से आती है। और एक महानंदा है जो दार्जिलिंग से आती है। मैं एक छोटा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा हर एक रिवर्स का। गंडक से स्टार्ट करते हैं। ये नेपाल से निकलते हुए बिहार और यूपी के बॉर्डर से होते हुए सोनपुर में आके गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है कमला नदी। ये भी नेपाल से निकल के मधुबनी होते हुए दरभंगा और फिर कोसी नदी में जाके मिलती है। ये नदी दरभंगा के इलाकों में बाढ़ लाने में सबसे बड़ा काम करती है। नेक्स्ट है बागमती। ये भी नेपाल से होते हुए बिहार में सीतामढ़ी के रास्ते प्रवेश करती है और फिर बाद में कोसी में जाके मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कोसी नदी। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि ये नदी पूरे बिहार में फ्लड का सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है एंड इसने अपनी 150 किलोमीटर की रेंज बना ली है, बहुत सारी अलग अलग रास्ते बना के। और ऐसा पिछले 2 सालों में हुआ है। ये पहले नेपाल से आती थी और सी कर्व टाइप का बना के गंगा में मिलती थी, लेकिन इसने धीरे धीरे फिर अपना रास्ता चेंज करना शुरू कर दिया और वो रास्ता चेंज कर करके 150 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा बन गई वहाँ पे। और उसमें से अभी ये हर साल किसी भी रास्ते से आ जाती है और इस कारण अचानक किसी भी रास्ते से आने के कारण जो उस एरिया में लोग बसे हुए हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और उस कारण से वो लोग अपनी जान भी नहीं बचा पाते कितनी बारी, या फिर पहले से खुद को वो तैयार भी नहीं रख पाते इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है महानंदा। ये दार्जिलिंग से आती है और किशनगंज से होते हुए गंगा में मिल जाती है।
इन सभी नदियों का फ्लो बहुत तेज होता है क्योंकि ये हाई एलिवेशन वाले एरिया से डायरेक्ट लो एलिवेशन वाले एरिया में आते हैं एंड इसी बहुत तेज फ्लो के कारण एम्बैंकमेंट्स टूट जाते हैं एंड जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है और सॉइल इरोजन होने के कारण जो वहाँ की मिट्टी होती है वो भी साथ साथ नदी में चली जाती है और वो नीचे बेस पे जाके बैठ जाती है और उस बेस पे बैठने के कारण जो वहाँ पे जो एरिया डिस्प्लेस हुआ, वाटर का एरिया जो डिस्प्लेस हुआ वो शहर में या फिर एम्बैंकमेंट तोड़ के बाहर निकलता है और उस कारण से फ्लड आता है। तो एक ये भी रीज़न है कि सॉइल इरोजन होने के कारण फ्लड आता है। सॉइल इरोजन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन लगातार कर रहे हैं। यही अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे तो पेड़ बचे रहेंगे तो जो वो अपनी जड़ से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, वो बाइंडिंग पावर जो होती है वो अच्छी रहती है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है उस समय। एक और रिवर है बूढ़ी गंडक। ये उन 3 नदियों में से एक नदी है जो बिहार में ही शुरू होके बिहार में खत्म हो जाती है। ये नदी एक ऐसी नदी है जो अपने पूरे कोर्स में मतलब पूरे रास्ते में सर्पेंटाइन पाथ फॉलो करती है। मतलब ये सांप की तरह चलती है घूम घूम के जिगजैग पैटर्न में। और यही रीजन है कि हेवी रेनफॉल में जब पानी का लेवल बढ़ता है तब ये नदी जहां जहां भी कर्व्ड होती है उस एरिया में फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बूढ़ी गंडक का करंट नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं। मैंने साथ में एक वीडियो अटैच किया है, मैंने मुजफ्फरपुर का ये वीडियो अटैच किया है जहाँ पे ये अखाड़ा घाट पुल के पास की ये वीडियो है, तो आप ये देख सकते हैं। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है एंड ये काम गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट को फंडिंग मिलती है लेकिन ये कहाँ बह जाता है कुछ समझ नहीं आता। ऑन पेपर तो फंडिंग्स वगैरह दिखती है बट ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं दिखता। गवर्नमेंट को रिवर्स के किनारे एम्बैंकमेंट बनवानी होती है, कहीं कहीं पे कैनल बनवाने होते हैं, डैम से रिजर्वायर भी बनवानी होती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बट गवर्नमेंट तो कुछ करते नहीं है। कोई कुछ करता है तो वो है पानी, बाढ़ का पानी, क्योंकि हेवी मानसून के दौरान हेवी रेनफॉल से सभी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण से फिर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात, गवर्नमेंट को इन सब एरिया में एम्बैंकमेंट्स बनवाने चाहिए। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत इशू आते हैं। इशू कैसा कि वहाँ पे भी घपला होता है, क्योंकि इन जनरल एम्बैंकमेंट्स को पत्थर से बनाना चाहिए और उसे नेट से कवर करना चाहिए, लेकिन यहाँ हर साल पैसे कमाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स मिट्टी के एम्बैंकमेंट्स बनवाते हैं जो कुछ समय बाद टूट जाते हैं। एम्बैंकमेंट वो चीज है कि वो लंबे रास्ते में जाती है, तो वहाँ पे अगर एक जगह भी टूट गया वो तो फिर वहाँ से पानी घुस गया तो उसका फिर कोई मतलब ही नहीं रहा कि एम्बैंकमेंट हो ना हो कितने दूर तक अच्छी है। तो एम्बैंकमेंट बनाने के लिए आपको ओवरऑल पूरा स्टार्ट पॉइंट से लेकर उसके एंड पॉइंट तक उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल सही होनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ देती है आपको स्टोन से बनी हुई एम्बैंकमेंट, मिट्टी से बनी हुई नहीं। तो इसी कारण यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स लोग मिट्टी का एम्बैंकमेंट बनवा देते हैं और फिर उससे पानी घुसता है और फिर गवर्नमेंट ऐसे ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते रहते हैं और हर साल उनको पैसे मिलते रहते हैं और हर साल गरीब लोग या फिर बाढ़ पीड़ित एरिया में जो लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम आती रहती है। आज तक कितने ही 1000 करोड़ रुपए सरकार ने फ्लड रिलीफ पे लगाया है। यही अगर गवर्नमेंट ने एक बार अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला होता तो हर साल ऑन एन एवरेज 300 से 350 लोग बाढ़ के कारण मारे नहीं जाते, ना ही लाखों लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ता। ये तो थी कुछ लॉजिकल रीजंस और बिहार की गवर्नमेंट की कमियां। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हम लोग बता सकते हैं लेकिन करना गवर्नमेंट को पड़ेगा। जैसे पहला तो मैंने अभी आपको बताया कि स्टोन एम्बैंकमेंट बनवाने चाहिए। जहाँ जहाँ भी फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पे स्टोन एम्बैंकमेंट्स बनवाने चाहिए और उसको नेट से कवर करने चाहिए। उससे क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है। सेकंड, सैटेलाइट सुपरविजन ऑफ रिवर्स। इसमें क्या है कि जो नदी आपको पता है कि ये बाढ़ लाती है, उन नदियों पे पहले से ही मतलब हैवी मॉनसून आने से पहले ही 2 महीने 3 महीने पहले से ही सैटेलाइट सुपरविजन होना चाहिए कि वो नदी का कैसा चल रहा है, मतलब उसमें वाटर लेवल क्या चल रहा है, कितने समय में अगर बाढ़ आएगा तो कितने समय में आएगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को बता सकते हैं कि आप इस एरिया को छोड़ के आप उस एरिया में चले जाओ, आप वहाँ पे सेफ रहोगे। आप कम से कम, जैसा मैंने पहले बताया, नेचुरल कैलामिटी को कभी टाला नहीं जा सकता लेकिन उसका इफेक्ट कम किया जा सकता है, तो सैटेलाइट सुपरविजन से हम लोग वो कर सकते हैं। तीसरा, मतलब गवर्नमेंट को रिजर्वायर डैम्स बनवाने चाहिए। बहुत बड़े बड़े भी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर रिजर्वायर बनवाओगे तो उससे क्या होगा कि आप पानी स्टोर कर सकते हो और वहाँ से फिर अगर कैनल बनवाओगे तो उससे पानी को डाइवर्ट कर सकते हो किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी की ज़रूरत है। चौथा, स्पॉन सिटी बनवाए। स्पॉन सिटी क्या होता है कि उसमें जो आप रोड बनवाते हो
उस रोड को नॉर्मल एस्फॉल्ट की जगह पोरस एस्फॉल्ट से बनवाए। वो क्या करता है कि वो पानी को सोख लेता है और ड्रेन कर देता है। उससे क्या होता है कि पानी कहीं पे भी लगता नहीं है। ये शहर के लिए बहुत सही चीज है। तो आप नॉर्मल एस्फॉल्ट की जगह पोरस एस्फॉल्ट का यूज करो और उसके बाद स्पॉन्ज सिटी बनवाओ। स्पॉन्ज सिटी में क्या होता है कि फिर वो जो पानी सोखता है उस पानी को आप अपने नए पाइपलाइन के थ्रू शहर के आसपास पॉन्ड्स बनवाओ, उसमें इकट्ठा करो और उस इकट्ठे पानी से आप उसको यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो उस पानी को फॉरेस्टेशन के लिए, या फिर जैसे कि आप रोड्स बनवाते हो तो बीच बीच में जहाँ पे पेड़ लगाए जाते हो उन सबको पानी देने के लिए, घर में नॉर्मल कपड़े वगैरह साफ करने के लिए आप पानी प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन अभी तो आप देख ही रहे हो, हर जगह पेड़ काट काट के तो आपने क्या कर दिया, और उस फॉरेस्टेशन के कारण होता है कि सॉइल इरोड होता है और फिर बहुत सारी मिट्टी आती है नदी के साथ और उस कारण से उसके बेस में बैठती है और जो बेस में पानी होना चाहिए वहाँ पे मिट्टी रह जाती है और पानी बाहर निकल जाता है, शहर में चला जाता है, आसपास एरिया में चला जाता है। तो फॉरेस्टेशन करनी चाहिए। एक तरह का घास है वेटिवर ग्रीन, आप उसका यूज करें। वो उसकी बाइंडिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि वो बाढ़ के पानी को भी रोक लेता है, तो वो ज़्यादा दूर तक बाढ़ के पानी को जाने नहीं देगा। एक और पॉइंट है यूज ऑफ डोजर शिप। ये ऐसा शिप होता है जो पानी नदी के बीच में रहेगा और साथ में नीचे में जो भी मिट्टी रहता है उन सभी को अपने अंदर रख लेगा। जो भी गंदगी है, जो भी मिट्टी है, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है, वो उन सभी को अपने अंदर रखेगा और फिर उसको दूसरे छोटे छोटे शिप के थ्रू उसे बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा। उससे क्या होगा कि नदी की सफाई हो जाती है। तो नदी की सफाई अगर होएगी तो फिर क्या होगा कि नदी की सफाई के साथ साथ उसमें पानी रहेगा तो पानी बाहर नहीं रहेगा, नदी में ही रहेगा, तो उससे भी फ्लड आने के चांसेस कम जाएंगे। ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो गवर्नमेंट को करना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर साल पिछले कितने ही सालों से ऐसा होते आ रहा है कि हर साल 300 से 350 लोग ऑन एन एवरेज मारे जा रहे हैं बाढ़ के कारण। और ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि इस पे बाहर का कोई लोग बात नहीं करता है। बाहर के लोग तभी बात करते हैं जब केरल में बाढ़ आता है, मुंबई में बाढ़ आता है, चेन्नई में बाढ़ आता है, लेकिन बिहार के लिए कोई बात नहीं करता। तो ये थी कुछ सॉल्यूशंस फ्लड के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि अब हमें रिएक्टिव अप्रोच को छोड़ के प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। रिएक्टिव अप्रोच क्या होता है कि जब कुछ हो जाता है उसके बाद उसके बारे में सोचना। प्रोएक्टिव अप्रोच होता है कि कुछ होगा उससे पहले उसके बारे में सोच के सब कुछ सही कर देना, या फिर इतना कुछ कर देना कि आपको इफेक्ट उतना ज्यादा ना हो। तो ये थी बिहार के फ्लड से रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे द क्यूरियस ह्यूमन। थैंक यू।